ट्वेल्थ क्लास में हम लोग जो है वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुणनफल। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन हैं। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। माना सदिश ए और सदिश बी दो अशून्य सदिश हैं, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों में से किसी की भी वैल्यू जीरो नहीं है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं है। अब यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है। हमने दो वेक्टर्स को आपस में ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। चूँकि वेक्टर्स में डिवीजन होता नहीं है, एक वेक्टर में किसी दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं होता। एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ हम प्लस कर सकते हैं, एक वेक्टर में से किसी दूसरे वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवीजन वेक्टर्स में होता ही नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं दो सदिशों के गुणनफल के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। हम जो बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, वो वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सदिशों के गुणनफल के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के गुणनफल होते हैं। एक को कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट और एक को कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो है अपने आप में स्केलर होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो अपने आप में वेक्टर होता है। हमने दो प्रकार की भौतिक राशियों को पढ़ा है, सदिश और अदिश। स्केलर और वेक्टर हमने दो पढ़ा है। स्केलर अदिश को कहते हैं, वेक्टर सदिश को कहते हैं। अब चूंकि हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। अगर हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा हो वो आंसर अगर अपने आप में स्केलर हो, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर अगर स्केलर आ गया, तो हमने जो मल्टीप्लाई किया था उसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर अगर उसका आंसर एक वेक्टर में आया तो हम उसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। लिखने के लिए ए और बी अगर हमारे दो वेक्टर हैं और इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में बताएं, यहाँ पर एक डॉट लगाकर दो वेक्टर्स के बीच में एक डॉट लगा देते हैं तो ये उसका डॉट प्रोडक्ट बनता है। और वहीं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बीच में ऐसे इनटू का साइन लगाना रहता है। वेक्टर्स में ध्यान दीजिए, चूंकि वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। किसी भी सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। चूँकि वेक्टर्स में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो जब ए एक वेक्टर है तो इसमें भी डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा। ये भी एक वेक्टर है तो इसमें भी डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर स्केलर कब आएगा और वेक्टर कब आएगा, तो ये हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअल में दोनों का फॉर्मूला भी अलग अलग होता है। मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला होता है, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। फिलहाल आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। डॉट प्रोडक्ट को अच्छी तरह से पढ़ लेने के बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे। फिलहाल आज की जो क्लास है इसमें जो हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं।
और इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए कहने का मतलब कि इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मॉड बी कहने का मतलब कि इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। मॉड ए जो है सदिश ए का मापांक है, मॉड बी जो है सदिश बी का मापांक है। अब आप पूछेंगे कॉस थीटा में थीटा क्या है, तो ये थीटा जो है इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी के बीच का एंगल है, इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी के बीच का एंगल है। आपके मन में डाउट आएगा सर एक बार फोटो बना के दिखाओ। फोटो बहुत सिंपल होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ये वेक्टर जो है हमारा वेक्टर ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है, ये वेक्टर जो है अपने आप में वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ये जो एंगल है, ये एंगल अगर अपने आप में थीटा है, तो इन दोनों प्रोडक्ट को जो हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये थीटा। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आया कि हमने पैरेलल वेक्टर्स पढ़ा है, पैरेलल वेक्टर्स में इस वाले वेक्टर को यानी ये वेक्टर बी वाला जो है इसको उठाकर अगर हम यहाँ पर लाके लगा दें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। वेक्टर्स के पैरेलल होने के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन ये होता है कि उन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन इसका और इसका अगर सेम हो गया तो ये और ये पैरेलल हो गया। तो ये अगर बी वेक्टर है तो हमने क्या किया था, इस बी वेक्टर को उठाकर यहाँ से यहाँ लगा दिया, ये भी अपने आप में बी वेक्टर बन गया। तो क्या इस वाले एंगल को हम थीटा बोलें? नहीं। आप हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि जब भी हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल की बात करते हैं तो वो एंगल वहाँ बनता है जहाँ एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर निकले हों। एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर निकलने चाहिए, तब उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारा थीटा कहलाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट से दोनों वेक्टर निकले नहीं हैं, एक वेक्टर इस पॉइंट पर आके ख़त्म हुआ है और तब दूसरा वहाँ से चालू हुआ है। इस कंडीशन में इसके बीच बनने वाले एंगल को हम ये थीटा नहीं कहेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला है। आपको विशेष तौर पर इस बारे में चर्चा नहीं करनी है कि ये फॉर्मूला बनाया कैसे गया, आया कहाँ से। सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला होता है, आपके लिए सिर्फ इतना ही अभी सफिशिएंट है। अब इस डॉट प्रोडक्ट के इस फॉर्मूले से कुछ बेहतरीन बातें अभी हमें सीखनी है, जिसमें से पहला चीज, मान लीजिए अगर ये कॉस थीटा में थीटा जो है 0 हो गया, यानी हमने अभी डायग्राम देखा था, एक हमारा ये पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर ये निकला। हमने बात किया था कि थीटा तभी होता है जब दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से निकलते हैं। चलिए हमने इसी वाले पॉइंट से एक दूसरा वेक्टर निकाला, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक वेक्टर के ठीक ऊपर दूसरा वेक्टर है। इस तरह से अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल को नापूं तो एंगल 0 आ जाएगा, एंगल 0 आ जाएगा। और जैसे ही एंगल 0 होगा, यानी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा के 0 होते ही आप सोचिए यहाँ कॉस 0 आ जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होते ही आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू जो है मॉड ए
मॉड बी हो जाएगा। ये पहला चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ से निकला ऐसे और एक वेक्टर ठीक इसके ऊपर इस तरह से गया ऐसे ऐसे कि दोनों वेक्टर के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल बनते ही यहाँ पर थीटा की जगह पर आपका 90 डिग्री आ जाएगा। थीटा की जगह 90 आते ही कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी और कॉस 90 की वैल्यू 0 होते ही ये अगर 0 हो गया तो मॉड ए और मॉड बी कुछ भी आए, चूँकि उस मॉड ए और मॉड बी का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ हो रहा है तो ये पूरा का पूरा अपने आप में 0 हो जाएगा। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तब उस केस में ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और इस रिजल्ट को आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। क्यों? कई बार हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि प्रूफ करो कि एक वेक्टर दिया हुआ है और एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है और बोलेगा कि प्रूफ करो कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब है। तो वहाँ पर हमें करना कुछ नहीं रहता, बस उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो हम ये बता देंगे कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ये एज ए रिजल्ट, एज ए थ्योरम भी हम इस रिजल्ट को एज ए थ्योरम भी हम किसी क्वेश्चन को बनाते समय वहाँ पर यूज करते हैं कि दो वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, दो सदिश यदि एक दूसरे पर लंब हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तीसरा चीज, किसी भी, ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे आप बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहां पर मैंने एक वेक्टर बनाया, अगर मैं पूछूं कि इस वेक्टर का अपने आप के साथ कितने डिग्री का एंगल है, कोई भी वेक्टर अपने आप के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है। आप कोई भी एक लाइन खींच दीजिए और बोलिए कि ये लाइन अपने साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। लाइन जरा सा ऊपर या जरा सा नीचे होता तब बीच में कहीं एंगल बनता, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 5 डिग्री का। जरा सा ऊपर या नीचे हो तब तो एंगल बनेगा। एक ही लाइन है तो ये लाइन अपने साथ ये लाइन अपने ही साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहां पर तो हमने 2 अलग अलग वेक्टर्स लिए। अब अगर एक वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, एक वेक्टर का खुद उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, यानी हम बात कर रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का, यहाँ पर हम ए डॉट बी की बात कर रहे थे, इसमें ए अलग था बी अलग था। यहाँ पर हम एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। एक वेक्टर का उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला जब हम इसमें पुट करेंगे, मॉड ए, यहाँ पर भी हमारा मॉड ए ही आएगा क्योंकि बी तो हमारा है ही नहीं, बी की जगह पर तो मॉड बी की जगह पर हमारा वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए और इस वेक्टर ए के बीच का अगर एंगल देखें तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। यहाँ से कॉस 0 डिग्री आ जाएगा और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू अपने आप में 1 होती है। तो यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है। तो ये तो वेक्टर ए का स्क्वायर हो गया, वेक्टर ए का स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने आप में 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर मॉड ए और मॉड ए बचेगा, यानी मॉड ए का ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बड़े ध्यान से समझनी है और इस चीज़ का क्वेश्चन बनाते समय बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्वेश्चन बनाते समय इस चीज़ का बहुत 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 ज़्यादा यूज होता है। क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर इसके मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये याद रखना है।
कल के डेट में क्वेश्चन बनाते समय हमारे पास अगर कहीं पर वेक्टर बी का स्क्वायर लिखा हो तो हम इसे लिख सकते हैं मॉड बी का स्क्वायर, और इसका उल्टा भी आना चाहिए। उल्टा में क्या, कहीं पर अगर लिखा हुआ है मॉड सी का स्क्वायर तो मॉड सी के स्क्वायर को हमें लिखना आना चाहिए वेक्टर सी का स्क्वायर। मैं जब मॉड कहता हूं तो मॉड का मतलब उसका मैग्नीट्यूड है, उसका मापांक है। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर, केवल स्क्वायर की बात हम कर रहे हैं, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होगा किसी भी सदिश का वर्ग। ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जिनमें खास तौर से आपको ध्यान रखना है, वो इस पर रखना है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए, इसका क्वेश्चन बनाते समय हम बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। ये था हमारा दो वेक्टर्स के बीच में उसका डॉट प्रोडक्ट, और ये उसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से एक चीज़ और पता चलता है, अगर आप इन दोनों को इधर लाकर डिवाइड कर दें, अगर आप इन दोनों को इधर ले जाकर डिवाइड कर दें, यहीं से चौथे नंबर की बात हम चूँकि जानते हैं, हम इसी रिजल्ट को हम ज़रा उल्टा करके लिखते हैं। उल्टा करके लिखेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, मॉड ए और मॉड बी को मैं उधर भेज देता हूँ। मॉड ए मॉड बी को जब उधर भेजूंगा तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। और यहाँ से जो ये आता है, ये दो वेक्टर्स के बीच में अगर मुझे कोई एंगल निकालने के लिए बोले कि भाई साहब आप वेक्टर, ये आपको दो वेक्टर्स में दे रहा हूँ, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का आप एंगल बता दो कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना है, तब मैं इस फॉर्मूले का यूज करूँगा। क्या मुझे दिया जाएगा, मुझे दो वेक्टर्स दिए जाएंगे, मैंने अपनी तरफ से उनका नाम दे दिया, एक का नाम मैंने वेक्टर ए दे दिया और एक का नाम मैंने वेक्टर बी दे दिया। अब मुझे अगर उसके बीच का एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए मैं इस फॉर्मूले में बस उसको पुट करूँगा, सॉल्व करूँगा, जो भी आएगा वो इसके थीटा की वैल्यू बताएगा। ये तो हो गई कि वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की बात, कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स के रूप में, वेक्टर के कंपोनेंट के रूप में। मान लीजिए वेक्टर ए जो है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप है, और वेक्टर बी जो है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है। यह हो गया वेक्टर्स का कंपोनेंट। जब हम कंपोनेंट के रूप में बात करते हैं तब आप किस्सा कहानी को समझने का प्रयास कीजिए। हमें ये पता है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम इसे एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसे वाई एक्सिस बोल देते हैं और इसे जेड एक्सिस बोल देते हैं। हमें ये पता रहता है कि ये जेड और ये वाई एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं,
यानी इस जेड वाले पर और इस वाई वाले के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। सेम यही किस्सा एक्स वाले और वाई वाले के साथ होता है कि एक्स वाला और वाई वाले के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, और सेम यही किस्सा इस एक्स और जेड वाले पर है, यानी इस एक्स वाले और इस जेड वाले के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इतना तो हम सबको पता है। साथ में हमें ये भी पता है कि एक्स एक्सिस को वेक्टर के रूप में बताने के लिए हमने आई कैप लिया हुआ है, वाई एक्सिस को वेक्टर के रूप में बताने के लिए हमने जे कैप लिया हुआ है, और जेड एक्सिस को वेक्टर के रूप में बताने के लिए हमने के कैप लिया हुआ है। साथ में हमें ये भी पता है कि ये आई कैप, जे कैप और के कैप और कुछ नहीं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इकाई सदिश होते हैं। आई वेक्टर क्या है? एक्स अक्ष की दिशा में एक इकाई सदिश है। आई वेक्टर क्या है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। ऐसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि जे कैप क्या होता है, तो जे कैप और कुछ नहीं, वाई की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। के कैप क्या है? जेड के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। अब चलिए, आई कैप अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यूनिट वेक्टर तो हमने उसी को कहा था ना जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका परिमाण 1 होता है उसे हम इकाई बोलते हैं। तो अगर कल के डेट में आई इंटू जे कैप किया गया, आई डॉट जे किया गया, हमने अभी भी फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। ठीक, तो हमने आई और जे का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो इसका मतलब क्या होगा? मॉड आई कैप मॉड जे कैप और कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? आई कैप और जे कैप के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का रहता है? 90 डिग्री का होता है। अच्छा, ये अपने आप में क्या होगा? मॉड आई। मॉड आई का मतलब आई का मैग्नीट्यूड। आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। यूनिट वेक्टर कहते हैं ना। आई कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। ओहो, कॉस 90 डिग्री है। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू 0। ये तो 0 हो गया। इसके 0 होते ही ये पूरा किस्सा कहानी 0। यानी आई डॉट जे कैप अपने आप में कितना हो जाएगा? 0। तब तो आपके मन में आएगा कि साहब तब तो वैसे जे और के में भी 0 होगा। जे और के को भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि जे और के बीच में भी तो एंगल 90 डिग्री है। बिल्कुल होगा। अगर आपने जे डॉट के कैप निकाल दिया तो इसकी वैल्यू भी 0। तो आपके मन में आएगा तो आई और के ने क्या बिगाड़ा है? इसके बीच में भी तो एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर इसके बीच में भी एंगल 90 डिग्री का ही होता है ना, तो इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। यानी आई डॉट के 0 होता है। तब काम की बात क्या? काम की बात ये कि अगर मैं आई डॉट आई करूं, इसका रिजल्ट निकलेगा। क्यों आई डॉट आई? क्यों? अभी थोड़ी देर पहले हमने ए डॉट ए निकाला था। ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर आया था, तो आई डॉट आई के कैप का स्क्वायर आएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आई डॉट आई करने का मतलब मॉड आई कैप फिर से मॉड आई कैप इंटू कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों? खुद का खुद से एंगल कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। खुद का खुद से एंगल जो होगा वो 0 डिग्री का होगा।
ये हो गया। अच्छा, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? cos 0 की वैल्यू अपने आप में 1, cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पर बच गया मॉड आई। मॉड आई क्या होता है? आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, यूनिट वेक्टर है आई। आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तीनों के तीनों इकाई सदिश हैं। तीनों के तीनों इकाई सदिश होने का मतलब ये कि इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 होगा। ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू 1। इसी को हम कह सकते हैं आई कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तब तो आपके मन में आएगा ये तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है। कल की डेट में अगर मैंने जे को जे के साथ मल्टीप्लाई किया तो जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा, के को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 ही आएगा। तो मज़ेदार बात क्या है, जब हम वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट के रूप में देखते हैं, वेक्टर्स को जब हम उसके कंपोनेंट के रूप में देखेंगे और तब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करते समय केवल आई वाले को आई वाले के साथ करना है, जे वाले को जे वाले के साथ करना है, के वाले को के वाले के साथ करना है। अगर आपने आई वाले को जे वाले के साथ या आई वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी वैल्यू 0 होगी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं मान लीजिए कंपोनेंट के रूप में वेक्टर ए जो है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है और वेक्टर बी जो है माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप है। मुझे यहाँ पर वेक्टर्स जो दिए गए हैं वो इस रूप में दिए गए हैं, इनके एंगल के बारे में मुझे नहीं बताया गया और तब मेरे को बोला गया a डॉट बी निकालो। तब a डॉट बी का मतलब होगा, पहले मैं a वेक्टर को लिखूंगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और यहाँ पर वेक्टर b को लिखूंगा माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3k कैप। अब नॉर्मल जैसे बच्चे की तरह मल्टीप्लाई करना है ना, वैसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। बच्चे की तरह जैसे मल्टीप्लाई करते थे, मतलब इस ब्रैकेट में से पहले टर्म को पकड़कर उसका सभी के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके सेकंड टर्म को पकड़कर सभी के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके थर्ड टर्म को पकड़कर सभी के साथ मल्टीप्लाई। 2i कैप माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 3j कैप माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 4k कैप माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3k कैप। हमने यहाँ से एक एक टर्म को लिया और इस एक एक टर्म को सभी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब सोचिए, इसका जब मैं सबके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो उसमें i डॉट आई आएगा। इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो i डॉट जे आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था i डॉट जे की वैल्यू 0 होती है। i डॉट जे की वैल्यू 0 होने के कारण जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, नंबर में कुछ भी मल्टीप्लाई होकर आए i डॉट जे 0 हो जाएगा। वो 0 होते ही ये पूरा 0। i का अगर k के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 0। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है, i वाले को केवल i वाले के साथ, j वाले को j वाले के साथ और k वाले को सिर्फ k वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 इंटू माइनस 3
-6 और i का i के साथ करते हैं तो i का i के साथ करते हैं कितना आता है, अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे। i का i के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था तो 1 आया था, याद रखिएगा। i कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू 1, j कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू 1, k कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू 1। ये चाहे ऐसे लिखा हो या लिखा हो i कैप का होल स्क्वायर तो भी ये 1 आएगा, j कैप का होल स्क्वायर 1, k कैप का होल स्क्वायर 1, i डॉट जे 0, j डॉट के 0, डॉट के रूप में i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो i का i के साथ 1 हो गया, 1 को कौन दिखाता है, तो 2 इंटू -3 माइनस का 6 आ गया। बाकी किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सारे के सारे जीरो होंगे। यहाँ पर आइए -3j और -2j, j का j वाले के साथ ही करना है, क्योंकि j का जैसे ही i के साथ करने जाएंगे ना, नंबर का क्या होगा वो छोड़ दीजिए, j का जैसे ही i के साथ आएगा वो 0 हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पर -3j का मल्टीप्लाई मैं केवल -2j के साथ ही करूँगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 6, j डॉट जे अपने आप में 1 है और यहाँ से k का केवल k के साथ, तो प्लस का 12, ये और ये कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर 12। यानी अगर किसी ने मेरे को बोला था कि आपका वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला, देखिए 12 आ गया। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आना चाहिए, हमने अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला है तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा स्केलर होता है, अदिश होता है। वो इसलिए अदिश होता है क्योंकि यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसमें कहीं पर भी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये है हमारा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल दिया हुआ है तब इस फॉर्मूले का यूज करिए। दो वेक्टर्स अगर कंपोनेंट के फॉर्म में हैं, आई जे के रूप में अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनको मल्टीप्लाई करते समय सिर्फ और सिर्फ आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर है।